potential energy of a spring. So here we are assuming a spring whose one end is connected to a rigid support. ये एक rigid support है जिसके साथ हमने इसके एक end को connect कर दिया हुआ है और दूसरे एंड पर हम एक ब्लॉक को टाई कर देते हैं और ये जो हमारी पूरी सरफेस है दैट सरफेस इज टोटली स्मूथ. मास ऑफ द ब्लॉक इज m. ओके, तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसके ऊपर दो तरीके से फोर्स अप्लाई कर सकते हैं. एक तो हम इसको प्रेस कर सकते हैं, ओके, इस तरफ को फोर्स अप्लाई करके, और दूसरा हम इसको इस तरफ खींच सकते हैं. ठीक है, सो देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस विच वी कैन अप्लाई ऑन दिस सिस्टम. अगर मैं इसको अंदर की तरफ प्रेस करता हूं तो ये जो स्प्रिंग है उसकी लेंथ कम हो जाती है, दैट मीन्स स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती है. अगर आप इसको खींचते हो तो उस टाइम पर हमारी जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच हो जाती है. लेकिन इन दोनों ही कंडीशंस में आप पाओगे कि स्प्रिंग अपनी इस मेन पोजीशन पर जाने के लिए उतावली हो जाती है. जब आप इसको इधर प्रेस करते हो तो स्प्रिंग इस तरफ जाना चाहती है, जब आप इसको इधर स्ट्रेच करते हो तो उस टाइम पर स्प्रिंग इस डायरेक्शन में जाना चाहती है. ये और क्योंकि ये मूव करना चाहती है इस तरफ तो इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स यहाँ पर होना चाहिए, और इस फोर्स की वजह से जो फोर्स वो एक्ट कर रहा है, जो इसको इस तरफ मेन पोजीशन के अबाउट लेके आने का ट्राई कर रहा है, वो फोर्स को हमने एक नाम दिया हुआ है, दैट इज नोन एज रीस्टोरिंग फोर्स, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Fs. नाउ देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम्ड हुक. उन्होंने हमें बताया कि ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. टू हुक्स लॉ, रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. सो अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करूं, सो वी आर गोइंग टू हैव अ कांस्टेंट विच इज k, और k को हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, विच मीन्स अगर आप इसको आगे की तरफ खींच रहे हो, इस तरफ खींच रहे हो, तो उस टाइम पर जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, एज यू आर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x, रीस्टोरिंग फोर्स का भी अमाउंट बढ़ता जाएगा. एंड जैसे जैसे आप इसको अंदर की तरफ कंप्रेस करते चले जा रहे हो, वैसे वैसे अगेन क्योंकि x बढ़ता हुआ चला जाएगा, x इंक्रीज होता चला जाएगा. यहाँ जीरो था, ये इस तरफ इंक्रीज होने लगेगा, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में, बट येट इंक्रीज तो हो रहा है. दैट मीन्स उसकी वजह से जो रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा. यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ये हमें शो कर रहा होता है कि रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है. दैट मीन्स अगर मैं इसे इधर खींच रहा हूँ तो रीस्टोरिंग फोर्स इसको अंदर की तरफ लेके जाने का काम करेगा. सिमिलरली अगर मैं एक्सटर्नली इसको प्रेस करने का ट्राई कर रहा हूँ, ओके, कंप्रेस करने का ट्राई कर रहा हूं, तो उस टाइम पर जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो इसको रीस्टोर करके इसकी ओरिजिनल पोजीशन में यानी बाहर की तरफ ले जाने का काम करेगा. सो हियर द साइन विच इज नेगेटिव ओवर हियर, इट शोज दैट द Fs, दैट इज द रीस्टोरिंग फोर्स, एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ. सो क्योंकि ये जो हमारा फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा तो ये फोर्स भी बदल जाएगा, तो इसीलिए ये फोर्स हमारा वेरिएबल फोर्स है. Now we are going to calculate the work done by this force. So the small work done by restoring force equals to restoring force into small displacement. अगर हम बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, क्योंकि ये फोर्स हमारा कांस्टेंट नहीं है. अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो उस टाइम पर देयर वाज नो नीड टू डू दिस, बट क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो इसलिए हमें इंटीग्रेशन के फॉर्म में करना पड़ेगा इसे सॉल्व. सो W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dWs, और dW यानी कि जो स्मॉल वर्क डन है दैट इक्वल्स टू, यहाँ हमने देखा Fs इंटू dx है, सो Fs इंटू dx, और Fs इक्वल्स टू था माइनस kx, सो माइनस kx dx, माइनस k विच इज कॉन्स्टेंट, उसको हम बाहर निकाल देते हैं. सो अंदर इक्वेशन में बचेगा x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2. What was the initial position of spring? That was xi. Final position is xf. So the limit of integration is going to be xi to xf. Replacing the values, we will have minus k/2 xf square minus xi square. So minus k/2 का अगर हम multiply कर दें, so the equation is going to be ws equals to 1/2 kxi square minus 1/2 kxf square. Now ये जो spring का हमारा force है, this is a kind of conservative force. Why? So as per the properties of conservative forces, we know that
कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से जो वर्क डन होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और अगर कोई एक साइक्लिक प्रोसेस हो, यानी जहां से आपने चलना स्टार्ट किया वहीं पे आके आप रुक जाते हो, तो उस टाइम पर वर्क डन हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। सो अगर हम स्प्रिंग के लिए भी इसकी बात करें तो वो भी जीरो होता है। इट मीन्स ये जो फोर्स, हम जिस फोर्स की वजह से ये वर्क डन हो रहा है, दैट फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। फ्रॉम हियर it is very clear to us that Ws equals to minus delta U because it is a conservative force. अब अगर हमें स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकालना है तो हम सबसे पहले इस जो हमारा मीन पोजीशन है इसको एज ए रेफरेंस ले लेते हैं। और जब हम इसको रेफरेंस के फॉर्म में लेंगे और इससे x डिस्टेंस तक इसको अगर हम खींच के लेके जाएं, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी डेल्टा U and work done by external force equals to delta U. So delta U की वैल्यू अगर हम यहाँ रिप्लेस करें, so it is going to be 1/2 kxf square minus 1/2 kxi square. इनिशियल पोजीशन उसकी जीरो थी, ओके, इनिशियल पोजीशन जीरो थी तो यहाँ हम जीरो ले लेंगे। और फाइनल पोजीशन यानी कि फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट हमने लिया हुआ था वो x लिया हुआ था। सो W इक्वल्स टू U इक्वल्स टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का। सो U इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ restoring force versus x, that is displacement from the mean position. So let me take this axis as a reference axis. तो अगर मैं इसको इस तरफ शिफ्ट करता हूँ तो मैं नेगेटिव डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस करा रहा हूँ, और अगर मैं इस तरफ इसको डिस्प्लेस कराता हूँ तो मैं उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा रहा हूँ। विच मीन्स जैसे जैसे x की वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव होती जाएगी, ओके। सिमिलरली जैसे जैसे x की वैल्यू पॉजिटिव की तरफ जाएगी वैसे वैसे x की वैल्यू नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी। सो ये एक हमारे पास लीनियर ग्राफ आएगा, क्योंकि फोर्स एंड दिस डिस्प्लेसमेंट, रिस्टोरिंग फोर्स और ये जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, ओके। सो अगर मैं इस कर्व के अंडर का एरिया फाइंड आउट करूं, सो दिस मच इज नथिंग बट द फोर्स दैट इज r minus kx and this is the distance that is xm. So अगर मैं यहाँ से एरिया कैलकुलेट करूँ, so that is going to be half of base into height. So base into height करेंगे, so this will be minus of kxm square by 2, which shows the work done. स्प्रिंग के केसेस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही एक्स स्क्वायर के यानी कि डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के टर्म्स में चलती हैं। सो इनका जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक पैराबोलिक ग्राफ हमको देखने को मिलता है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट डज इट मीन? तो जब आपने इसको नेगेटिव ऑफ एक्सएम के ऊपर रखा था यानी ब्लॉक को डिस्प्लेस करवाया था इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर वो स्टेशनरी था, और क्योंकि वो स्टेशनरी था तो देयर वाज नो काइनेटिक एनर्जी। बट इस पोजीशन पे उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी दैट वाज मैक्सिमम। सो यहाँ पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ काइनेटिक एनर्जी है। कमिंग एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर जो हमारी वेलोसिटी थी वो एकदम बढ़ चुकी थी। सो इसी वजह से जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है दैट इज मैक्सिमम, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो चुकी है क्योंकि एक्स उसका जीरो हो चुका है। नाउ अब अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ से कंप्रेस होकर के पीछे आया जीरो पे और फिर यहाँ से इस तरफ जा रहा है, सो अब अगर जब इस तरफ ये जाना चालू करेगा तो वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होना चालू हो जाएगी, और जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पहुंच जाएगा तो वहाँ वेलोसिटी जीरो, और वेलोसिटी जीरो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो। एंड एट द सेम टाइम जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेती है। सो द टोटल मैकेनिकल एनर्जी विच इज ओवर हियर दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स E इक्वल्स टू K प्लस V, दैट इज कॉन्स्टेंट। लेकिन इंडिविजुअली बात करें K की और V की तो ये वैल्यू कंटिन्यूसली क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। वी हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। फर्स्ट जो टाइप है एनर्जी का जो हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, एंड एज आई टोल्ड यू इन द अर्लियर सेशन, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट टाइप वी हैव इंटरनल एनर्जी। सो वी नो दैट कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं हमारे पास, वो एटम्स वाइब्रेट करते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तो उनके वाइब्रेशन की वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और उनके अट्रैक्शन या रिपल्शन की वजह से उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी होती है, और इन्हीं काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज के सम को हम उस बॉडी की इंटरनल एनर्जी बोलते हैं।
Talking about thermal energy, so thermal or heat energy is a type of energy which is transferred from one body to another body when there is some temperature difference. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. वी नो दैट कि अगर दो प्रोटॉन्स हैं यानी कि दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, दे विल रिपल ईच अदर. दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे विल आल्सो रिपल ईच अदर. वन पॉजिटिव आयन एंड वन नेगेटिव आयन विल अट्रैक्ट ईच अदर. नाउ दिस मीन्स दैट दे एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर. दैट मीन्स यहाँ पर भी वर्क डन होता है एंड द एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद दिस वर्क डन, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. Now coming to nuclear energy, at very small distances, neutrons and protons attract each other with the world's strongest force and they form a nuclei, and the energies associated with this is known as nuclear energy. Coming to the conservation of energy, I hope you are aware with this term. So conservation of energy says that energy can neither be created nor be destroyed. ना तो आप energy को create कर सकते हो, ना तो आप उसको destroy कर सकते हो. The thing which you can do is you can transfer one form energy to another form. एक form में से दूसरे form में जा सकता है, okay? But create करना या destroy करना possible नहीं है. Which means अगर मैं किसी system को पूरी दुनिया से isolate कर दूं, अलग कर दूं, तो उसकी जो टोटल एनर्जी है दैट टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट. कमिंग टू द पावर, सो वी नो दैट कि वर्क जो है दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. बट पावर को स्टडी करने के लिए हमें दो फैक्टर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना होता है. एक तो वर्क होता ही है, लेकिन वो वर्क कितने टाइम में हो रहा है वो भी जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. दैट मीन्स अगर कोई एक जो बॉडी है वो किसी एक वर्क को कम टाइम के अंदर कर रही है और कोई ज़्यादा टाइम के अंदर कर रही है, तो वो हमें मेजर करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज पावर. सो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ नोन एज पावर. सपोज डेल्टा डब्ल्यू जितना वर्क कंप्लीट किया जाता है इन डेल्टा टी टाइम इंटरवल, वेयर डेल्टा टी इज़ वेरी स्मॉल, टेंस टू ज़ीरो. और अगर ऐसा है तो हम पावर को डिफाइन कर सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी. दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस पावर. आई होप आपको याद होगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू ज़ीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला करते थे. सिमिलरली यहाँ पर ये जो पावर है इसे हम इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं. So this is going to be dw by dt, and dw is the small work done which is equal to force into small displacement dx divided by dt. अगर हम इसे f dot dx by dt लिखें, so this is going to be velocity, so the answer will be force dot velocity. तो force और velocity इन दोनों vectors का जो dot product होता है that gives us power, and we know that dot product को हम scalar product भी बोलते हैं. So the quantity which are over here that is power, वो power हमारे पास scalar quantity होती है जिसके dimensions m1 l2 t minus 3, और इसका जो SI unit है that is watt या हॉर्स पावर. ऑटोमोबाइल्स के अंदर हम मोस्टली हॉर्स पावर को यूज़ करते हैं, बट द SI यूनिट जो है दैट इज़ वॉट. Talking about efficiency of any machine, that is given by output power divided by input power into 100. Now जो output हमें मिलता है किसी भी मशीन का वो हमेशा input के comparison में कम होता है. इसीलिए ये जो फ्रैक्शन है दैट इज़ ऑलवेज लेस देन 1, और क्योंकि ये फ्रैक्शन हमेशा लेस देन 1 होता है तो इसकी वैल्यू कभी भी 100% नहीं हो सकती है. ओके, यानी कि 100% से कम ही एफिशिएंसी किसी भी मशीन की होती है. हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उस इलेक्ट्रिसिटी के बिल को कंप्यूट किया जाता है किलो वाट आवर के ऊपर, एंड दिस किलो वाट आवर इज़ नथिंग बट किलो दैट मीन्स 10⁻³ और आर को अगर हम कन्वर्ट करें सेकेंड के अंदर, सो दैट इज़ गोइंग टू बी 3600 सेकेंड. सो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो, सो दिस इज गोइंग टू बी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल. दैट मीन्स 1 किलो वाट आर दैट इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल. इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट 3.6 इंटू 10⁻6 जूल या 1 किलो वाट आर है. एटॉमिक पर्पजेस के लिए हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पावर का यूनिट लेके चलते हैं, विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. Remember that unit of the power is watt, but here we are talking about special powers. One is electrical power and here it is nuclear for atomic purposes only.